हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी के समय में जो एग्ज़ाम होगा आईटीआई का, यानी कि 2020 में जो एग्ज़ाम होगा आईटीआई का, वह एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। आपके मन में यह बात होगी कि आईटीआई का एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होगा वह किस तरीके से होगा, वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। तो आज हम आपके भावना को समझते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपका होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। यह जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह क्वेश्चन आपका सीटीआई का है। जो सीटीआई है, सीटीआई का जो हमारा एग्ज़ाम अभी हो रहा है, तो एग्ज़ाम आपका सीटीआई का ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है सीटीआई का किस तरीके से होता है, उसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हैं। तो जान लीजिए कि सीटीआई क्या है। तो किसी आईटीआई में कार्य करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सीटीआई करना होगा। जो सीटीआई है वह हम लोग आईटीआई करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद या बीटेक करने के बाद कर सकते हैं। जो सीटीआई है वह अनुदेशक का एक क्या है, एक ट्रेनिंग है। जो अनुदेशक किसी आईटीआई में कार्य करना चाहते हैं उन्हें सीटीआई की जो ट्रेनिंग है करना एकदम अनिवार्य है। तो वहाँ से जो हमारे क्वेश्चन जो आए हैं सीटीआई से, उस क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे और सॉल्व करके आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आपके जो क्वेश्चन है किस प्रकार के हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो जो मेरा यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है कि 0.75 लीडिंग पीएफ भार 2400 वोल्ट का नो लोड प्रेरित ईएमएफ और 3000 वोल्टेज का रेटेड टर्मिनल वोल्टेज वाले अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है कि 0.7 लीडिंग पीएफ भार 2400 वोल्ट का नो लोड प्रेरित ईएमएफ और 3000 वोल्टेज का रेटेड टर्मिनल वोल्टेज वाले एक अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में जो मेरा आंसर है वह दिया गया है 20। क्या दिया गया यहाँ पर? मेरा 20 है। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? वह सही ऑप्शन मेरा 20 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो मेरा 20 है यह 20 कैसे आया है। तो ये जो है हमें जो आईटीआई हमारा जो ट्रेड है, तो आईटीआई में जो हमें पढ़ना है अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर में हमें वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज नियामन पढ़ना है। तो वोल्टेज नियामन से यहाँ पर जो है आपका जो प्रश्न दिया गया है, तो देखिएगा, तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है, तो इस प्रश्न में कह रहा है कि जब हम लोग अल्टरनेटर पर लोड देते हैं तो उस वक्त हमारे अल्टरनेटर का जो वोल्टेज होता है वह 2400 वोल्ट होता है। और जब हम लोग अल्टरनेटर पर से लोड को हटा देते हैं तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वह मेरा वोल्टेज 3000 वोल्टेज हो जाता है। तो बताइए कि जो इसका वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है VNL माइनस VFL बटा क्या हो जाएगा आपका VNC गुणे 100। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि VNL क्या है, यानी कि जो मेरा VNL है यह मेरा टर्मिनल वोल्टेज है। जब हम लोग अल्टरनेटर पर लोड नहीं देंगे तो उस वक्त का जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हम लोग VNL के माध्यम से डिनोट करेंगे। और जब हम लोग अल्टरनेटर पर लोड देंगे तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त का जो वोल्टेज होगा वह वोल्टेज मेरा VFL होगा। इतना बात याद रखिएगा कि जब हम लोग का अल्टरनेटर स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग अपने अल्टरनेटर को स्टार्ट करते हैं और हमारे अल्टरनेटर पर जब लोड नहीं होता है तो हमारे अल्टरनेटर का जो वोल्टेज होता है वह अधिक होता है। जैसे ही हम लोग अपने अल्टरनेटर पर लोड देते हैं तो उसका जो वोल्टेज होता है क्या होता है? वोल्टेज उसका डाउन हो जाता है। तो इस न्यूमेरिकल में आप देख रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन में जो हम लोग का रेटेड वोल्टेज है वह 3000 है और लोड देने के बाद जो हमारा वोल्टेज है वह 2400 वोल्टेज हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम न्यूमेरिकल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कटाए हुए हैं फार्मूले के माध्यम से। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? मेरा यहाँ पर जो मेरा आंसर है वह 20। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर होगा वह सही आंसर क्या हो जाएगा? वह सही आंसर मेरा हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि जो मेरा 20 है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है, यह अगला प्रश्न है कि
मोटर के ब्रश डैश का बना होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं मोटर का जो ब्रश होता है वह कार्बन का बना होता है। छोटे मशीनों जो हमारी छोटी मशीनें होती हैं तो छोटी मशीनों में जो मेरा ब्रश होता है कार्बन का होता है, और जो हमारी बड़ी मशीनें होती हैं उसका जो ब्रश होता है वह कार्बन कॉपर एलॉय का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में केवल कार्बन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन को यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा ए नंबर होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है कि यदि एक अल्टरनेटर में मौलिक प्रवाह की तरंग के लिए कोडिंग कोड ए है तो पांचवें हार्मोनिक के लिए इसका कोडिंग क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 5A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा 5A हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम ए जो हमारा 5A है, जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कानून नियम का इस्तेमाल डीसी मोटर के रोटेशन की दिशा निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है हम लोग डीसी मोटर के रोटेशन की दिशा पता करने के लिए करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा वायरिंग सिस्टम भीतर दीवार में होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो गुप्त वायरिंग होती है यानी कि जो हमारी कंसील्ड वायरिंग होती है, यह वायरिंग हम लोग दीवार के अंदर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपका 2 चीज़ दिया गया, यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन आईडी, यानी कि जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम होगा इस ऑनलाइन एग्जाम में आपका क्वेश्चन आईडी भी होगा और आपका आंसर आईडी भी होगा। तो जब हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो ऑनलाइन एग्जाम के समय जब हमारा जो सिस्टम होगा, जब हम सिस्टम पर बैठेंगे ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए, तो हमारे सिस्टम पर क्वेश्चन के साथ साथ वहाँ पर क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन आईडी के साथ साथ आपका आंसर आईडी दिया होगा। तो हमें आंसर आईडी को ध्यान में रखते हुए क्या करना होगा, वहाँ पर हमें टिक करना होगा, सही आंसर वहाँ पर हमें देना होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया वह प्रश्न है कि एक कंडक्टर 2 समर्थनों के बीच शिथिलता के कारण डैश का रूप ले लेता है। तो वहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वह आंसर क्या होगा, जंजीर का रूप ले लेता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो मेरा दिया गया है, मानव शरीर का औसत प्रतिरोध क्या है। तो मानव शरीर का जो औसत प्रतिरोध होता है वह 1000 ओम होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक सर्किट में आर्क डैश के रूप में व्यवहार करता है। तो आप जानिएगा कि आर्क क्या होता है। तो आर्क जो है हमारा, जब हम लोग कम वोल्टेज और अधिक करंट पर, यानी कम वोल्टेज और अधिक करंट पर जब हम लोग 2 तारों को आपस में सटाते हैं तो स्पार्किंग होता है। आर्क का मतलब होता है कि जब 2 तारे आपस में सटाए जाते हैं तो सटाए जाने के बाद जो हमारे दोनों वायर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे वायर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, हवा में कूद जाते हैं। तो इतना बात याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन हवा में कूदते हैं तो इलेक्ट्रॉन के हवा में कूदने के बाद एक चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी को हम लोग कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन क्या है कि एक सर्किट में आर्क डैश के रूप में व्यवहार करता है, डैश के रूप में व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर है वो दिया गया है कि आर्क के आर पार वोल्टेज वृद्धि के साथ क्या करता है, बढ़ाता एक प्रतिरोध है। क्या करता है, बढ़ाता एक प्रतिरोध है। यानी कि जो मेरा आर्क है वह आर्क क्या करता है, तो जो मेरा आर्क है वह क्या करता है, तो आर्क जो है मेरा वोल्टेज के साथ एक प्रतिरोध को क्या करता है, प्रतिरोध को बढ़ाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है यह प्रश्न है कि यहाँ पर जो मेरा अगला प्रश्न है वो प्रश्न दिया गया है कि 500 किलोवाट 3 चरण, यानी कि 3 चरण का मतलब हो गया 3 फेज 440 वोल्ट 50 हॉटेज एसी इंडक्शन मोटर में पूर्ण भार पर 960 आरपीएम की गति है। मशीन में 6 ध्रुव हैं। तो मशीन की स्लिप ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में हमें एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है क्या चीज़, 0.04। क्या दिया गया यहाँ पर सही आंसर 0.04। तो चलिए हम चलते हैं कि 0.04 आंसर दिया हुआ आंसर कैसे आएगा। तो हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न में दिया गया है कि जो वोल्टेज है वह कितना वोल्टेज है, वह वोल्टेज का वैल्यू मेरा 440 वोल्ट है। जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 साइकिल पर सेकंड है। और उसके जो रोटर का स्पीड है, किसका स्पीड, रोटर का जो स्पीड है, यानी कि जो आरपीएम दिया गया है वह कितना दिया गया है आपका 960 आरपीएम दिया गया है। और जो यहाँ पर पोल है, पोलों की संख्या आपकी 6 दी गई है। तो इतना बात याद रखिएगा कि जो मेरा मोटर होता है, क्या होता है हमारा जो मोटर होता है, तो मोटर में
जो उसकी टार्क होती है, उसकी जो टार्क होती है वो टार्क दो जगह पर होती है। एक तो हमारे मोटर के अंदर जो उत्पन्न टार्क होता है उस उत्पन्न टार्क को हम लोग NS कहते हैं, और जो मोटर के रोटर पर जो टार्क मिलती है उस टार्क को हम लोग कहते हैं रोटर टार्क। क्या कहते हैं? हमारे मोटर में दो टार्क होगा, एक तो जो मोटर के अंदर जो हमारा रोटर होगा तो रोटर पर जो टार्क उत्पन्न होगा उस टार्क को हम लोग कहेंगे NS, और जो रोटर के शॉफ्ट पर जो टार्क उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे NR। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग मोटर की स्पीड निकालने के लिए, यानी कि मोटर का जो स्पीड होता है निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 120 गुणे F/P, यानी कि हम लोग क्या है कि यहाँ पर हम 120 गुणे 50/6 पे जब हम क्या करेंगे, जब फार्मूला पर हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो मेरा RPM है, RPM कितना आ गया, RPM मेरा 1000 आ गया। RPM मेरा कितना आ गया, 1000 आ गया। यानी कि हमारे मोटर के अंदर जो हमारे मोटर के अंदर जो टार्क उत्पन्न हो रहा है, जो गति उसके अंदर उत्पन्न हुई है, वह गति हमारी 1000 RPM की है, और बैरिंग के कारण और उसके अंदर कुछ घर्षण के कारण जो उसकी स्पीड है वह 1000 से कितनी हो गई हमारी, यानी कि 960 हो गई। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे अल्टरनेटर के अंदर जो स्पीड उत्पन्न हुआ है वह स्पीड हमारा 1000 RPM है, और बैरिंग के कारण और हवाओं के घर्षण के कारण जो उसका स्पीड है, जो वास्तविक जो स्पीड हमें मिल रहा है उसके रोटर पर, उसके सॉफ्ट पर, तो उसका स्पीड कितना है, वह स्पीड है 960। तो यहाँ पर हमें निकालना है स्लिप, तो स्लिप बराबर होता है हमारे मोटर के अंदर उत्पन्न स्पीड और माइनस हमारे रोटर पर पाया गया स्पीड बटा क्या हो जाएगा, मोटर के अंदर उत्पन्न स्पीड, यानी कि 1000 माइनस 360 बटा 1000। जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 0.04 यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो क्या दिया गया है, तो 0.04 आपका दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो अगला प्रश्न है कि एक DC शंट मोटर में गति होती है। तो जो हमारा DC शंट मोटर होता है, तो DC शंट मोटर का जो स्पीड होता है वह स्पीड क्या होता है, वह स्पीड हमारा नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। और जो हमारा DC मोटर का जो स्पीड होता है वह आर्मेचर के अंदर जो करंट होता है उसके पर डिपेंड करता है, यानी कि आर्मेचर में जिस प्रकार करंट का वैल्यू बढ़ता है उस प्रकार हमारे मोटर का जो हमारा जो रोटर हो गया मोटर का वो क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि इतना बात याद रखेगा कि हमारा जो DC मोटर होता है, कौन सा DC मोटर जो हमारा होता है शंट वाला, तो उसका जो स्पीड होता है लगभग स्थिर होता है। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर है वो आंसर क्या दिया गया, आर्मेचर धारा का स्वतंत्रता। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया वो प्रश्न क्या है कि सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि जो मेरा सौर सेल जो सिस्टम है वह सौर सेट जो हमारा सोलर सेल जो सिस्टम है वह सोलर सेल सिस्टम हमारा कहाँ उपयोग करेंगे हम लोग, तो गर्म शुष्क क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं, सोलर सिस्टम का हम लोग उपयोग करते हैं अधिकतर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है कि घर के छत वाले पंखे में, यानी कि जो हमारे घर में जो सीलिंग फैन लगा है उस सीलिंग फैन में जो संधारिता लगी है उसका जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो हमारे घरों में जो संधारिता लगी होती है, जो हमारे घरों में जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन का जो कैपेसिटर होता है उसका वैल्यू 1.5 यानी कि 1.5 माइक्रोफराडे से लेकर के 2.5 माइक्रोफराडे तक का होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि कोरोना के कारण ओजोन की उपस्थिति हानिकारक होती है क्यों। तो देखिएगा, एक जो कोरोना है, अभी कोरोना एक महामारी आई है, और ये जो मेरा कोरोना है ये दूसरा चीज़ है। जो हमारे कोरोना है, यह जो हमारा कोरोना है यह टेक्निकल लाइन का हो गया, और जो अभी हम कोरोना के बारे में जान रहे हैं यह कोरोना महामारी हो गई। तो यहाँ पर जो कोरोना दिया गया, इस कोरोना के बारे में जानते हैं कि यह कोरोना क्या है। तो आप देखे होंगे ठंडी के मौसम में जब कोहरा गिरता है, यानी कि जब कुहा गिरता है, तो जो हमारे वायर होते हैं बिजली वाले उनके चारों तरफ एक बैगनी कलर का क्या हो जाता है, बैगनी कलर का एक परत जम जाता है, वहाँ पर गनगनाहट जैसी आवाज़ आ जाती है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कोरोना प्रभाव। क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग कोरोना प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे कई सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे कोरोना प्रभाव के कारण सामग्री क्षय करता है, उसके बाद दिया गया गंदा दिखता है, उसके बाद दिया गया है कि ज़मीन को ऊर्जा स्थानांतरित करता है, उसके बाद दिया गया है कि शक्ति कारक कम कर देता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन दिया गया वो क्या है, तो सामग्री क्षय करता है। यानी कि जब ठंडी के मौसम में या बरसात के मौसम में जब कोहरा गिरता है तो जो हमारे वायर होते हैं, वायर की तरफ चारों तरफ क्या होता है, एक बैगनी कलर का परत जम जाता है, एक परत दिखाई देता है, वहाँ पर गनगनाहट की आवाज़ आती है, जिसके वजह से मेरा जो वायर होता है, वायर क्या होता है, वायर मेरा
खराब हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है कि IE नियम के अनुसार मध्य वोल्टेज लाइन होता है। तो आप जानते होंगे कि जो मेरा मध्य वोल्टेज लाइन होता है वह 230 वोल्ट से लेकर के 650 वोल्ट तक होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि DC मोटर स्टार्टर के कॉइल को डैश के तार के साथ लपेटा जाता है। तो आप जाने होंगे कि जो हमारा DC मोटर होता है तो DC मोटर का जो स्टार्टर होता है तो वह स्टार्टर हमारा किसका बना होता है। तो स्टार्टर में जो हम लोग क्या चीज़ हो, स्टार्टर में जो हम लोग प्रतिरोध के रूप में जो हम लोग वायर लगाते हैं वह वायर होता है यूरेका। क्या होता है, वह जो वायर होता है वह यूरेका का होता है। तो यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन दिया गया है, कई सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शनों में मेरा दिया गया मैग्नीन। तो जो मेरा यूरेका वायर होता है वह यूरेका वायर मैग्नीन का बना जाता है, इसलिए यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, मैग्नीन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरे यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि एक इंडक्शन मोटर है, एक इंडक्शन मोटर है। तो इतना बात याद रखिएगा कि जो मेरा इंडक्शन मोटर होता है वह सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। क्या होता है, सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए हम लोग इंडक्शन मोटर के अंदर जो सिंगल फेज की हमारी, एक बात याद रखिएगा, जो मेरा सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर होता है तो सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। सिंगल फेज के हम लोग इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोटर को अंदर हम लोग दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, एक रनिंग वाइंडिंग और दूसरी हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक इंडक्शन मोटर, तो यहाँ पर सिंगल फेज या 3 फेज का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर केवल लिखा है एक इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर मेरा सिंगल फेज में भी आता है, 3 फेज में भी आता है। तो जो हमारे 3 फेज के इंडक्शन मोटर होते हैं वह इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, तो सेल्फ मेरा जो दिया गया वो क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है कम टार्क के साथ सेल्फ स्टार्ट, यानी कि जो मेरे इंडक्शन मोटर होते हैं वह इंडक्शन मोटर कम टार्क के साथ सेल्फ स्टार्टेड होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि कोरोना के प्रभाव से, यानी कोरोना के प्रभाव डैश डैश से पता लगाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन में क्या लिखा गया है, सभी विकल्प। क्या दिया गया है, सभी विकल्प। यानी कि जो मेरा कोरोना का प्रभाव है तो कोरोना के प्रभाव के कारण नीले रंग का फीका चमकीले चमक, यानी कि जब कोरोना का प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे वायर पर या किसी भी रुत संबंधित कंपोनेंट पर, तो वहाँ पर जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा, नीले रंग का फीका चमकीला रंग होगा। साथ में मेरा जो अगला जो ऑप्शन दिया गया वो क्या है, सिसकी की आवाज़, यानी कि सिसकी की आवाज़ वहाँ पर आएगी। तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पर मेरा जो सही आंसर है वो क्या है, सभी विकल्प। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि एक मोटर की रोटर आमतौर पर डैश डैश बेयरिंग का समर्थित होती है। यानी कि जो हमारा रोटर होता है, जो हमारा मोटर का जो रोटर होता है वह बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग पर क्या होता है, समर्थित होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया कि मोटर स्टार्टर के लिए लाइन स्टार्टर पर एक प्रत्यक्ष का प्रयोग किया जाता है। तो आप इतना बात याद रखिएगा कि जो हमारे मोटर होते हैं वो, जो हमारे मोटर होते हैं 3 फेज के हों या सिंगल फेज के हों, तो 5 HP से अधिक, यानी कि 5 HP तक के जो हमारे 5 HP से जो हमारे अधिक मोटर होते हैं, अधिक पावर के जो मोटर होते हैं उन्हें स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन्हें स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं। और 5 HP से कम वाले मोटर को हम लोग क्या करते हैं, बिना स्टार्टर का हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया कि 5 यानी कि कितने HP तक के मोटर को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5 HP तक का जो मोटर होगा उस मोटर को हम लोग बिना स्टार्टर के स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि एक अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया मुख्य रूप से प्रभावित होती है। तो इतना बात याद रखिएगा कि हमारे अल्टरनेटर के अंदर जब आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है तो आर्मेचर प्रतिक्रिया होने के कारण हमारे अल्टरनेटर के अंदर, हमारे अल्टरनेटर के अंदर जहाँ पर कार्बन ब्रश लगा होता है हमारे स्लिप रिंग पर या स्लिप रिंग पर, तो वहाँ पर एक प्रकार की स्पार्किंग उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है, स्पार्किंग उत्पन्न होती है। और साथ में जो उसका प्रति फेज उत्पन्न वोल्टेज होता है, उत्पन्न वोल्टेज क्या मिलता है, हमें कम मिलता है। तो एक अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रमुख रूप से किसको प्रभावित करती है, तो प्रति फेज वोल्टेज को प्रभावित करती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न दिया गया है कि रेडियो गतिविधि की इकाई क्या है। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन क्या होगा, क्या है, क्यूरी, यानी कि रेडियो गतिविधि की जो इकाई है वह क्यूरी होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है कि ओवरलोड रिले
डैश प्रकार का होता है। तो जो मेरा ओवरलोड रिले है वो सभी प्रकार का होता है। जितने भी आपके विकल्प दिए गए हैं तो विकल्प में क्या है, सभी प्रकार के। उसके बाद दिया गया है इंडक्शन, थर्मल और ठोस अवस्था, यानी कि जो मेरे रिले होते हैं वो इंडक्शन भी रूप में भी होते हैं, थर्मल रूप में भी होते हैं और ठोस अवस्था में भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्या होगा, वो सभी विकल्प होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में आपूर्ति की आवृत्ति क्या है, यानी कि भारत में जो हमारी सप्लाई है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप सब जानते हैं 50 साइकिल पर सेकंड या 50 हॉटेज है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न क्या है कि डीसी मोटर के मामले में अधिकतम शक्ति की स्थिति है। डीसी मोटर के मामले में अधिकतम शक्ति की स्थिति है। तो एक बात याद रखिएगा, जो मेरा डीसी मोटर होता है तो डीसी मोटर बैक ईएमएफ, यानी कि जब तक हमारे डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा तब तक मेरा डीसी मोटर कार्य नहीं करेगा, डीसी मोटर मेरा स्टार्ट नहीं होगा। तो जो अधिक शक्ति की जो स्थिति है वो कब उत्पन्न होगी, तो बैक ईएमएफ और सप्लाई, यानी कि बैक ईएमएफ और गुणे क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ और हो जाएगा गुणे सप्लाई। तो मेरा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ गुणे सप्लाई। इतना बात याद रखिएगा, डीसी जो मोटर होता है बिना बैक ईएमएफ के स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि डीसी मोटर में यदि बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है तो डीसी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि आईई नियम के लिए, आईई नियम के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया, यहाँ पर कई सारे आपके ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, बचाव और सुरक्षा के लिए, यानी कि जो मेरा आईई नियम है वह किसके लिए है, तो वह बचाव और सुरक्षा के लिए है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि डेल्टा से जुड़े हुए एक 3 फेज, यानी कि डेल्टा से जुड़े हुए एक 3 फेज इंडक्शन मोटर बहुत भारी, यानी कि बहुत भारी भार ढो रही है और फ्यूज में से एक कुफ जाती है। तब अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या दिया है कि डेल्टा में जुड़े हुए एक 3 फेज इंडक्शन मोटर बहुत भारी भार ढो रही है और इसके फ्यूज में से एक फूक जाती है, यानी इसका जो फ्यूज है एक फूक जाता है। उसका कारण क्या होगा, तो यहाँ पर दिया गया है क्या चीज़, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है कि रुक जाएगी और इसकी वाइंडिंग की अस्थायी नुकसान के कारण भारी धारा बहने का कारण। अब यहीं पे हम अपने प्रश्न को